तो हेडिंग लिख लो मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। देखो इनमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा उन्होंने मैट्रिक्स के दर्शन तो पहले कर लिए होंगे, बाकियों में नहीं रहता है। तो बिल्कुल हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं कि सुनील के पास, सपोज सुनील के पास 15 बुक्स हैं। सुनील के पास 15 बुक्स हैं। तो अगर इसी 15 बुक के नंबर को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम ऐसे इसको शो करते हैं 15। आप इस तरीके से को इंडिकेट करते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं कि सुनील के पास मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूं 15 बुक्स जो भी हैं ये मैथ्स की हैं और 12 बुक्स जो भी हैं ये साइंस की हैं। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? यू कैन राइट दिस इन दिस वे। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली आपके पास एक रो लिखा हुआ है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये एक कॉलम है, दैट इज कॉलम 1, और इसको आप क्या कहेंगे? कॉलम 2। अच्छा, ऐसे ही नहीं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 15 12। यहां पे ये 15 क्या दर्शा रहा है? रो। और ये आपका बच्चे दूसरा रो है, रो 2। कॉलम यहां पे 1 है, राइट। तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। पहले आप इतनी बातें नोट कर लो। तो हमेशा आप रेक्टेंगुलर बॉक्स से इसको शो करते हो, ठीक है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं? रो, और वर्टिकल्स को कॉलम। अब सवाल यह है कि इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है? इस सिंबल को क्यों पढ़ते हैं? तो जब भी आप बहुत ही लार्ज स्केल पे एनालिसिस करते हो, लाइक आपके पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो जाएं, ठीक है, उनकी आप एनालिसिस कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, राइट। आप उसको मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप कभी भी लार्ज कई सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, मतलब 10-10 वेरिएबल के इक्वेशंस के साथ डीलिंग कर रहे हो, तो वैसे केस में आपको मैट्रिक्स की तरफ स्विच करना पड़ता, क्योंकि आपका जो लाइक मैथ का सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली इसी लैंग्वेज को समझता है। आपको ऐसी डेटा को फीड करना पड़ेगा। आप उसमें नॉर्मल बड़े बड़े इक्वेशंस टाइप नहीं कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है मैथमेटिक्स की। अब आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अभी थोड़ी बातें हम एनसीईआरटी से रिलेटेड करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे
एरे की स्पेलिंग ये है, इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. इसको एज हम रेफरेंस डेटा लेते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हम मतलब लाइक नंबर्स को या फिर किसी फंक्शन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरे। तो आप लिखिए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और functions, rectangular array of numbers or functions in row and columns, in row and columns, in row and columns। अब गौर करना बच्चे, जैसे मैं आपके पास यहां पे एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं, मैंने कहा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स और फंक्शंस इन रो एंड कॉलम्स। जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं यहां पे तुम्हारे पास 2 रो हैं, आपके पास बच्चे 2 रो हैं और आपके पास 2 कॉलम्स हैं, आपके पास 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 2 क्रॉस 2। ये 2 क्या बतला रहा है? नंबर ऑफ रोज, मतलब इसमें 2 रो हैं, और ये 2 क्या बतला रहा है? इसमें कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, जब भी m क्रॉस n लिखा गया इसका मतलब m रोज हैं एंड n क्या है? कॉलम्स हैं। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने इंडिकेट किया। अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखूं तो बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है R1C1, या इसको मैं ऐसे लिख दूं A11। ये A11 क्या बतला रहे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर यहां पे आगे आते हैं, यहां पे लिखेंगे रो तो पहला ही है, कॉलम दूसरा हो चुका है A12, इसको लिखेंगे A21, फिर यहां पे लिखेंगे A22। तो ये नंबरिंग्स जो भी हैं ये बेसिकली रो की पोजीशन को दर्शाता है, और बच्चे दूसरा वाला जो भी है कॉलम की पोजीशन को दर्शाता है। ठीक है, एक रो की पोजीशन को दर्शाता है, दूसरा क्या? कॉलम की पोजीशन को बतलाता है। अब देखो, इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, मैं कहता हूं कि मेरे को m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, तो बच्चे मैंने ऐसे कहा a बराबर ऐसे ले लेते हैं Aij m क्रॉस n, ऐसे लिख दिया, और यहां पे मेंशन कर दिया मैंने कि i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू m, एंड अगर मैं j की बात करूं तो j 1 से बड़ा लेस देन इक्वल टू n लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से मैट्रिक्स फॉर्म करूं तो मैट्रिक्स ऐसी बनेगी, पहले m और n मींस i और j दोनों की वैल्यू मैं 1 1 पुट कर देता हूं, ये तो ऑर्डर है जो लिखा हुआ है। तो बच्चे यहां पे A11 आ जाएगा, फिर A12 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके पास जो लास्ट कॉलम आएगा उसमें n आने वाला है, राइट? तो A1n पहला रो और nth कॉलम, क्योंकि आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार आप अगली एंट्री लिख सकते हैं A21 A22 A2n। इन सिमिलर वे जब बच्चे हम mth रो पे जाएंगे तो AM1 आएगा, AM2 और यहां पे AMN आ गया। ये आपका m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया।
ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मीन्स ये A11 A12 ये नंबर्स भी हो सकते हैं और ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये एक नोटेशन है। अब आप देखो, आप ऐसे बड़ी बड़ी एंट्री तो लिख नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी बातें आप प्रोग्रामिंग में बहुत प्यार से लिख सकते हो, समझ आ रहा ना? ये बातें आप बहुत इजीली लिख सकते हो। कॉलेज में जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कोई ब्रांच लेते हैं तो उसमें एक कोर्स आपको करना होता है मैट लैब का, मैट लैब, उसमें इस टॉपिक की काफी चर्चा होती है। तो पहली हेडिंग यहां लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले बच्चे मैट्रिक्स के फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहां पे कुछ ऐसी बात लिखी हुई है, ए आई जे, दिस इज गिवन टू यू एज मॉडुलस आई माइनस जे डिवाइडेड बाई 2। ए आई जे इज गिवन टू यू एज मॉडुलस आई माइनस जे होल डिवाइडेड बाई 2। और बच्चे यहां पे कंडीशन है, यहां पे कंडीशन है आई is greater than equal to 1, less than equal to j, less than equal to 2। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? इसमें j की वैल्यू क्या कभी 1 हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि सारे बराबर भी हैं यहां पे, ठीक है। मतलब किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है? 2 क्रॉस 2। क्योंकि अगर आप गौर करें तो i भी 1 से 2 तक जा रहा है और j भी 1 से 2 तक जा रहा है। तो सबसे पहले आप सारी एंट्री निकालेंगे यहां पे। तो बच्चे सबसे पहले आप कंप्यूट करेंगे A11। जब आप A11 कंप्यूट करेंगे तो I की वैल्यू 1 और बच्चे J की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू 0 आ गई। फिर आप कंप्यूट करेंगे A12। अब आप I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो लाल आप देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 1/2। फिर आप A22 कंप्यूट करेंगे, I और J दोनों को 2 2 पुट करेंगे। तो मान लो बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं तो फिर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में ये स्टेप शो करना पड़ता। लास्ट, अच्छा मैंने A21 छोड़ दिया था, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये भी कितना आएगा? 1/2। अब मैट्रिक्स यहां पे बन गई, सारी एंट्री तुम्हारे पास आ चुकी हैं, तो आप बहुत प्यार से यहां पे मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यानी बच्चे जो मैट्रिक्स होगी दैट विल बी ए आई जे 2 क्रॉस 2। गॉट इट? तो यहां पे लिखते हैं A इक्वल्स 0 1/2 1/2 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलो एक प्रॉब्लम में आप ऐसा करके देख लीजिए भाई।
ए आई जे इक्वल्स 2 पे पावर आई प्लस 3 पे पावर जे, I is greater than equal to 1 less than equal to 2 and j equals 1 and j equals 1। क्या ऑर्डर होएगा इस बार? 2 क्रॉस 1, एक ही कॉलम है तुम्हारे पास, राइट? चलिए, तो सबसे पहले आप i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 पुट करिए। a11 का मतलब क्या होगा? 2 पे पावर 1 प्लस दैट विल बी 5। फिर बच्चा आप i की वैल्यू 2 और j तो 1 ही रहने वाला है, तो 2 पे पावर 2 प्लस 3 7। अब आप यहां पे एंट्री लिखने वाले हैं, यानी जो मैट्रिक्स होगी ए आई जे, ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की होगी बच्चे, और ये ऐसी कुछ आ रही है 5 7। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? किसी का अभी तक कोई भी रैंडम क्वेरी है तो पूछ सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हेडिंग लिखना, या से पॉइंट बना के लिखो, इफ ए बराबर ए आई जे। ये बच्चे आपके पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। यहां पे पहली शर्त है, अगर m और n परस्पर बराबर हो जाएं, इफ m बराबर n मतलब जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स भी होंगे, देन मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर। आपको 12th क्लास में ज्यादातर केसेस में यही पढ़ने हैं, देन मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर। और अगर m और n आपस में बराबर ना हो तो जो बच्चे मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। वो सर रेक्टेंगुलर इसे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम आपस में बराबर हैं, लेकिन यहां पे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बात आप जरूर नोट कर लो। अभी बहुत सारे इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट आएंगे। अगली हेडिंग लिखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपके पास बच्चे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और कहा जाए दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो मैट्रिक्स के बराबर होने से क्या मतलब निकलता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है? तो यहां पे आप लिख लो, इफ टू और मोर मैट्रिसेस
if two or more matrices are same, if two or more matrices are same, then their corresponding elements should coincide. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या तात्पर्य है? पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट जो पहले मैट्रिक्स में आएगा दूसरे में भी वही बात होनी चाहिए. समझ गए ना? गौर करो बच्चे, देखो यहां पे मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं. इफ देयर एग्जिस्ट टू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू और इसका ऑर्डर मैंने 2 क्रॉस 2 लिया और दूसरा मैट्रिक्स बच्चे है ए बी सी डी, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिया. अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाएं, इफ ए इक्वल्स बी, इस बात से सीधा सीधा मतलब है कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू सी और डब्ल्यू की वैल्यू डी होनी चाहिए. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो क्या उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए? बिल्कुल, उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी वो बराबर हो पाएंगे. ठीक है? तो जैसे ही स्कूल एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत पूछ लेते हैं ये लोग, ऐसा दिया जाए इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 and B matrix equal to y minus 3 minus x plus 4. If A and B are equal, if A and B are equal, then find x and y. Then find x and y. तब बच्चे तुम्हें x और y की वैल्यू बतलानी है. बहुत आसान सवाल है. सो यू कैन डायरेक्टली कंपेयर. x प्लस 2 कितना होगा लाल? इसमें भी खुद से करने की जरूरत नहीं, समय बहुत जाएगा. तो यहां से x माइनस वाई कितना आ रहा है? -5 आ रहा है. क्योंकि अभी कोई मैंने अच्छा बात तो पढ़ाया नहीं मैट्रिक्स में, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं. ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल आ गई, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. थोड़ा आगे बढ़ जाए फिर. y प्लस 4, क्योंकि इसमें लगभग 5 से 6 लेक्चर्स मिनिमम अभी जाने वाले हैं. 6 y प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 के इक्वल होगा. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स 0. बच्चे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए तो ये तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. तो y कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं. थोड़ा मैं कोशिश करता हूं और अच्छा सवाल बना पाऊं इस बार. देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
ए मैट्रिक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बॉक्स। कुछ फन करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बॉक्स लिखा हुआ है, दिस इज ए मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रोज हैं, 2, और कॉलम कितने हैं। तो अगर मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा तो पक्की बात है दूसरा भी 2x1 ही का होना चाहिए। यहां पे हमने लिख दिया 1 0। इफ A matrix is equal to B matrix, then find X. तब X की वैल्यू बतलानी है। बोलो भाई, जल्दी बताओ। गलत है लाल। बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो मतलब दिक्कत आ रही है। देखो यहां पे एक बात तो बिल्कुल सीधी है कि अगर आप ए और बी मैट्रिक्स दोनों को बराबर करते हैं तो बच्चे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू है ये 1 होनी चाहिए, एंड ये फनी स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बॉक्स जो भी है दैट शुड बी 0। ये हमेशा 0 होता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच की होती है, उसका बॉक्स हमेशा 0 होगा। गॉट इट? उसका बॉक्स हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है ये 0 से 1 के बीच का होता है, तो इसका बॉक्स तो हमेशा 0 आने वाला है। अब कुल मिला के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप इसको कंप्लीट साइन में बदल लो, तो √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स 1 होगा, यानी साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 ये 1/√2 आएगा। बोलो बच्चे हाँ या ना। आप जनरल सॉल्यूशन लिख लो, तो x माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू एल्फा इज पाई बाई 4। गॉट इट? तो यहां से तुम्हें x मिल जाएगा, यह आएगा n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो ये x हो जाएगा जहां पे n कोई भी इंटीजर z है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका अंतिम उत्तर है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी भी मित्र को कहीं दिक्कत तो बताए। कोई समस्या तो नहीं है भाई? इक्वेशन है, इक्वेशन की पूरी बात हमने पूरी करी। यहां पे तुम्हें ऐसा एक्स करना था जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो भाई अब ये सीखना है कि मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं भाई। देखो बच्चे, ये बात फिर से आपको गौर करने वाली है कि आप अगर दो मैट्रिक्स को कभी भी जोड़ते हैं, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे ये मान लेता हूं कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसा बन के आएगा A11, A12, A21, A22। बस अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और तुम्हारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, पहले तो कम से कम दो को ऐड करना सीखते हैं, यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, राइट। ये बच्चे बी आई जे है। शर्त ये है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेक श्योर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो ये भी इसी ऑर्डर का है। तो भाई यहां पे क्या आएगा? B11, B12, B21, B22। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो आदित्य और यहां पे ये आदित्य है और ये आपका सुनील है। सुनील के पास मान लिया कि यहां पे मैथ की 15 किताब है, आदित्य के पास, सुनील के पास 12 किताब है। ये बात समझ आ रही है? यहां पे कोई और नंबर ऑफ बुक्स है किसी और चीज की, यहां पे किसी और चीज की, यहां पे किसी और चीज की। जब जोड़ेंगे तो मैथ वाला मैथ के साथ जुड़ेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स के साथ जुड़ेगा। बस एक कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं। तो जब आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो पोजीशन वाइज ही ऐड करते हैं। मतलब पहला पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। ये बात समझ आ रही है? इसलिए कहा ऑर्डर सेम होना बेहद जरूरी है। यानी बच्चे अगर आप a प्लस बी करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? a, पहले मैं इसे लिख देता हूं, ये जोड़ना बिल्कुल संभव है क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो बच्चे यहां पे आएगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस A22, B22। और इसका ऑर्डर क्या है? भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है। अब जब मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ये बात अच्छा समझ आई? आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में यहां पे माइनस लग जाएगा, बिल्कुल। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं बच्चे, तो गौर करना, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a माइनस बी। सिंपली यहां पे बन जाएगा ए आई जे 2 क्रॉस 2 माइनस बी आई जे 2 क्रॉस 2। अब देखो, एक गलती से अपने को बचना होगा। गलती क्या हो जाती है? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, गौर करना, मेरे पास इस गलती से तुम्हें बचना है। मैंने ऐसा कोई एक इक्वेशन देखा मैट्रिक्स में, लिखा था x y और यहां देखा लिखा था 2 3।
तो वैसे मुझे पता है कि x बराबर 2 y बराबर 3 होगा, लेकिन अगर आप इनको सेम साइड ले आओ तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तो माइनस कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ आ रही जी? या आप ऐसे लिखो इसे माइनस, अच्छा वो राइट हैंड साइड में जीरो लिख देते हैं, ये जीरो लिखना गलत है। तो बोलो फिर सही क्या है? यहां पे जीरो मैट्रिक्स लिखना सही है। क्या सही है? क्योंकि मैट्रिक्स का डिफरेंस कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता, मैट्रिक्स का डिफरेंस मैट्रिक्स ही होगा, राइट? तो इसको आप क्या लिखेंगे? जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। बोलो भाई ये जीरो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करोगे आप? जिस ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड है उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। किस ऑर्डर का है? तो यहां पे जो जीरो मैट्रिक्स है ये भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा। आप ऐसे लिखेंगे इसे, राइट? तो राइट वे क्या लिखने का इसको? इसको आप ऐसे लिखते x y माइनस 2 3 0 0। दिस इज राइट आंसर। गॉट इट? तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब बोलो आगे क्या प्रोसेस रहेगा? अब आप अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस हो गया। तो अब आप कंपेयर करके लिख सकते थे यहां पे कि भाई x माइनस 2 दैट विल बी 0। ये भी एक तरीका है। बाकी आप सीधे ही कंपेयर कर सकते थे, इतनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो x बराबर 2, मुझे बस ये कंसेप्ट बतलाना था भाई। y बराबर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता है? हाँ हाँ, लेकिन ये बताना था, ये वाला पाप कर देते, मुझे ये चीज एक्सप्लेन करनी थी, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी ये थोड़ा सा जब तक थ्योरेटिकल पॉइंट पूरा पार नहीं हो जाएगा, बट इसमें कुछ बोर्ड वाले लोग भी हैं तो भाई सबका साथ साथ विकास होना चाहिए, तो ये बातें करनी पड़ेंगी। असली मैट्रिक्स तब शुरू होगा जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद। हाँ, मैं समझा नहीं क्या चीज। अरे नहीं होता लाल, मन कर रहा है क्या? देखो इन साथी कहना है मैट्रिक्स में डिवीजन होता है, तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं होता है। आगे इन सब पे चर्चा होगी। अब लिखो यहां पे सॉल्व फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। देखो बच्चे, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज ऐसे कुछ, साइन थीटा, टफ हो जाएगा छोड़ो, x माइनस वाई ऐसे लिखा जाए क्या? और लिखते हैं 2yz। ये ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है y x z 3।
यहां पे इसको भगा दें, क्या इस वेरिएबल को हटा देते हैं, यहां पे 4 कर लो, -4। और सी मैट्रिक्स है x प्लस वाई, वाई माइनस वाई प्लस 2, 2x, ये दिया हुआ है। ये ए बी सी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करना है भाई मैट्रिक्स का। a प्लस 2b, एक मिनट रुक जाओ भाई, a प्लस 2b इक्वल टू 3c, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर ऐसी कंडीशन है देन यू हैव टू सिंपली फाइंड एक्स वाई। तब क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। हाँ क्या पूछ रहे थे, -y प्लस 2 है, पूरी बात समझ आ गई ना। बस केवल आपको वैल्यू पुट कर देनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आ रहा है। हमें लगता है यहां से कोई भी एक्स वाई पॉसिबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग आ जा रही होंगी। चेक करो, मिल गया ना ऐसा। मतलब a प्लस 2b बराबर 3c किसी भी x और y के लिए नहीं हो सकता है। कि हो रहा है, इतना समय लगाते हो यार इक्वेशन सॉल्व करने में, बताओ एडवांस के बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे करोगे। अलग अलग आ रहे हैं। आपके पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगे। आप कोई भी 2 पेयर ले लो, अगले 2 पेयर ले लो, उनसे अलग अलग सॉल्यूशंस आने, आप चेक कर लो। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है, तो लिख लो आप, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। लास्ट सवाल आज का, अगला क्वेश्चन। हाँ डिस्कस तो नहीं करना है ना, मैंने तो अभी कुछ पढ़ाया नहीं, तो बेसिक कैलकुलेशन अभी अपन करना सीख रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। अरे लाल सभी अलग अलग आ रहे हैं। हाँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जब आपके पास x और y वेरिएबल है तो x और y की यूनिक वैल्यू ही आनी चाहिए, सबसे अलग अलग थोड़ी ना आएगा। चलो अब देखो भाई, इफ A मैट्रिक्स इक्वल्स ये देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1/x-1 प्लस 2/x-2 प्लस 3/x-3, राइट। और यहां पे जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज 4। और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है अच्छा, आपने 2b कैसे कंप्यूट किया था? हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई होगा, ये वाली बात हम आगे पढ़ेंगे। और 3c कैसे कंप्यूट करेंगे? हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अगर कभी भी आप मैट्रिक्स के बाहर के से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई ये वाली बात मुझे बता देनी चाहिए थी कुछ लोगों को, वैसे सारे लोग ये बात जानते होंगे किसी न किसी फॉर्म में। के इंटू ए जब आप लिखते हो तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट? ये सबको पता था ना? चलिए बी मैट्रिक्स यहां लिख लेते हैं, इक्वल्स अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर 4, देन फाइंड नंबर ऑफ रियल एक्स for which a minus b equals 0। तो भाई सीधे कंपेयर करना एलिमेंट्स। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो तुम्हें ऐसे में सारे एक्स बतलाने हैं। सबको ये बात समझ आ रही जी? तो यानी इस बार क्या करना चाहिए अपने को? भाई इनको इक्वाइड कर देते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ये बराबर है अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने एक्स के लिए हो रहा है ये पता करना है। इसके लिए एक ही तरीका ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको ग्राफ की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मैं क्या चीज? अरे तुम कहां सो रहे थे लाल? ए माइनस बी बराबर शून्य मैट्रिक्स है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी होगा ना। तुम कहीं और चल रहे हो क्लास में। आज मैं भी देख रहा था तुम प्रेजेंट नहीं थे बहुत देर से, वो कॉपी के बगल में ऐसे खर्रे चला रहे थे। वो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी हम कहीं और होते हैं, हमने बोला चलो मज़े कर लो कुछ देर के लिए। वैसा था ना? हाँ ये देखो, क्योंकि जहाँ तुम बैठो वहाँ पहले मैं भी बैठा करता था, तो आइडिया है। अब देखो लाल, यहाँ पे क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। देखने कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाले भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। 1, 2 और 3 पे बच्चे एसिम्टोट्स आ रहे हैं। तो साथी आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसा कुछ बनेगा। इसकी चर्चा हमने खूब कर रखी, याद है ना? और दूसरा क्या? रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि सर्कल का केवल ऊपर वाला आर्क होगा, पॉजिटिव वाला आर्क होगा। तो आप इसको बना लो, ये कहीं आगे से कट करता हुआ जाएगा भाई, ऐसे कुछ। कोई दिक्कत तो नहीं साथी लोग? तो 3 ऐसे एक्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। आप एनसीईआरटी से भी स्टार्टिंग एक्सरसाइज कर लेना, उसमें सारे सवाल हो जाएंगे। जितनी बार ग्राफ कट कर रहे हैं उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए तुम्हारे। 3 बार कट कर रहे हैं। अरे ऐसे सॉल्व ही नहीं होगा भाई ये। चलो